हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता माथुर, प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली आज बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स को जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हीगल के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम सबको मालूम है कि मैकगवर्न ने बताया है कि हीगल ने घोषित किया है कि राज्य स्वयं एक अंतिम लक्ष्य है और उसके नागरिक उस लक्ष्य पूर्ति में साधन मात्र रहते हैं। यह लक्ष्य अधिकांशतः उस राज्य की गौरव वृद्धि से संबंधित रहता है जिसके वो सदस्य होते हैं। यहाँ पर मैकगवर्न जो कहना चाहता है, अगर हम उसको देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि हीगल राज्य को एक अंतिम लक्ष्य मानता है और उस लक्ष्य की पूर्ति में व्यक्ति जो है उसको साधन के तौर पर वो स्वीकार करता है और उसका ये मानना है कि राज्य की अगर वृद्धि होती है, राज्य का विकास होता है, तो ये मानना होगा कि वो अपने आप में सदस्यों का ही विकास है। हम जब हीगल को पढ़ेंगे तो हम हीगल की रचनाओं को देखना चाहेंगे। उसी तरीके से हम ये देखना चाहेंगे कि हीगल विश्व आत्मा के बारे में किस तरह का दृष्टिकोण या विचार हमारे समक्ष रखता है। उसी तरीके से हम हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति जो उसने समाज और राज्य के विकास के लिए हमारे समक्ष रखी है उसको देखना चाहेंगे। राज्य का क्या सिद्धांत है हीगल के अनुसार, स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा क्या है, हीगल शासन का सिद्धांत जो प्रस्तुत करता है वो क्या है, युद्ध के बारे में हीगल के क्या विचार हैं, दर्शन में हीगल किस तरह से अपनी बात को रखना चाहता है और हीगल का क्या योगदान है तथा उसका प्रभाव हमारे राजनीतिक चिंतन में किस तरीके से दिखाई पड़ता है। ये सब चीज़ें हम हीगल के अंतर्गत देखना चाहेंगे। दूसरी बात अगर हम देखना चाहते हैं तो वो है कि हीगल ने कौन कौन सी रचनाओं की बात की है। यद्यपि हम ये कह सकते हैं कि हीगल न केवल एक महान दार्शनिक था अपितु एक विद्वान लेखक भी था। उसकी रचनाओं की परिधि दर्शन और राजनीति के क्षेत्रों से भी अधिक आगे थी। उसके कृतित्व की परिधि में दर्शन, आध्यात्म, कला, आचार, इतिहास और राजनीति सभी आते हैं, लेकिन उनकी कुछ उल्लेखनीय रचनाएं हैं वो हम देख सकते हैं। जैसे द फिनोमोलॉजी ऑफ स्प्रिट की हम बात कर सकते हैं, साइंस ऑफ लॉजिक, फिर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंस की बात की जा सकती है उनके द्वारा। फिलॉसफी ऑफ लॉ या फिलॉसफी ऑफ राइट्स के बारे में हम देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी एंड द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री हम उनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उनके हम उनको देखना चाहेंगे और हम ये देखना चाहेंगे कि किस तरीके से इन ग्रंथों में हीगल ने अपनी बात को रखने का प्रयास किया है। यहाँ पर अगर हम द्वंद्वात्मक पद्धति की भी बात करें तो हीगल ने भी एक द्वंद्वात्मक पद्धति को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है और इसी तरह की द्वंद्वात्मक पद्धति हम मार्क्स के संदर्भ में भी पढ़ते हैं, लेकिन दोनों के द्वंद्वात्मक पद्धति में हमें डिफरेंस दिखाई पड़ता है, जिसको हम अगले वाले हमारे जो वीडियो है उसमें देखना चाहेंगे। थैंक यू।